स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फर्मी पैराडॉक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये पैराडॉक्स क्या है, यानी कि अचंभित विचंबना क्या है। तो हिसाब ये समझिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जितने चीज़ को हम लोग ब्रह्मांड में देख सकते हैं, जितने चीज़ को समझ सकते हैं, नाप सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि वो स्टूपिड ह्यूज है, यानी कि उसको गिनने में इतने सारे शून्य लगेंगे कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, जैसे 93 बिलियन लाइट ईयर्स। और बात यह है कि ये उससे भी बड़ा होते जा रहा है, कि यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, और यूनिवर्स एक्सपेंशन का स्पीड लाइट स्पीड से ज़्यादा है। यानी कि ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। अगर दोनों मान लीजिए 70% लाइट स्पीड पे इधर जा रहा है, 70, तो बीच का गैप लाइट स्पीड से ज़्यादा स्पीड से एक्सपैंड करता है। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में चीज़ भरे हुए हैं। मतलब बात सही है कि 99% स्पेस खाली है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ है, बहुत सारे स्टार्स हैं, मिल्की वे है, गैलेक्सीज है, बहुत सारा स्टफ है, बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। और उसमें से बहुत सारा जस्ट राइट भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग प्लैनेट के केस में एक चीज़ कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन। तो ये बात ज़रूर है कि जैसे एक स्टार सिस्टम आप लेते हैं, उस स्टार सिस्टम में 10 प्लैनेट होगा, ज़रूरी नहीं है 10 के 10 हैबिटेबल जोन में होंगे। ये बात एकदम 100% सही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मतलब 10 सोलर सिस्टम लेते हैं, उसमें से एक में ही सिर्फ ऐसा होगा कि एक प्लैनेट हैबिटेबल जोन में होगा, तो भी इतना ज़्यादा तारा है, इतना ज़्यादा स्टार्स हैं इस दुनिया में, मतलब इस मिल्की वे में ही बात करें, कि बहुत सारा तब भी वो मतलब हैबिटेबल जोन में आएगा। मतलब अगर आप हैबिटेबल जोन का एकदम प्रिसाइज यही हैबिटेबल जोन है, वो भी इतना सारा प्लैनेट्स है कि रख के आपको मिलने लगेगा हैबिटेबल प्लैनेट्स। और फिर एक दूसरा बात होता है कि यूनिवर्स जो है काफ़ी ओल्ड भी है, जैसे काफ़ी चीज़ों को होने में समय लगता है। जैसे इंसानियत कहने को, इंसान जिस तरह का हम लोग आज और अब हम हैं, ये कहीं 3-4 साल से हम लोग ऐसे ही हैं। मतलब फिजिकल मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, ब्रेन भी समझिए ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था। लेकिन इस तरह का सिविलाइजेशन बनना, कल्चर बनना, जिसमें स्पेस प्रोग्राम इन जैसे कोई चीज़ है, इसमें तो टाइम लगा। तो आप कह सकते हो कि नहीं, एलियन जैसा चीज़ होने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम भी तो हो चुका है, 13.8 बिलियन ईयर्स पास हो चुके हैं। तो टाइम के मामले में ऐसा नहीं कि बहुत ताज़ा है। ये बात एकदम सही है कि शुरू का कुछ साल का कोई मतलब नहीं है, शुरू का कुछ बिलियन ईयर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस टाइम स्टार्स फॉर्म ही होता रहा। स्टार्स मतलब समझिए एकदम स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि गैस क्लाउड्स बने, गैस क्लाउड कोलैप्स हुआ, तो वो सब ऐसा थोड़ा गैस क्लाउड बना कोलैप्स हो गया तारा स्टार, नो, टाइम लगता है। प्लस स्टार्स का पहला जनरेशन में कोई भी हैवी एलिमेंट्स होता ही नहीं है। तो जब हैवी एलिमेंट्स सुपरनोवा में बनते हैं, फिर सेकंड जनरेशन जो स्टार आते हैं, उसके पास ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं इसमें हैवी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मतलब शुरू का कुछ बिलियन ईयर आप हटा दो, वो तो बात सही, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बिलियन बच गए हैं, मतलब बिलियंस में बच गए हैं। तो हिसाब यह है कि कहाँ है सब लोग, वही है। मतलब इसका एक लाइन है जो टैग लाइन है, वेयर इज़ एवरीवन। हिसाब ये समझिए कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, मिल्की वे को देखते हैं, ऑब्जर्वर यूनिवर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा नंबर है कि होना ही चाहिए एलियन को। ऐसा नहीं कि मतलब मे बी, वो होना ही चाहिए हर मामले में, हर हालात में बहुत होना चाहिए। और हिसाब ये समझिए लॉट ऑफ लाइफ होना चाहिए, लॉट ऑफ, मतलब कि अरे इधर गए, अरे इधर ये वो स्पीशीज है, अरे उधर गए दूसरा स्पीशीज, अरे दाएं देखे तो तीसरा, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैथ ये कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप रेयर भी कहते हो, तो जैसे अगर कोई कहता है कि डायमंड रेयर है, ये बात एकदम सही है। डायमंड रेयर क्या है, पूरी दुनिया में कितना डायमंड है, एक ही डायमंड है क्या, करोड़ों डायमंड से निकलते हैं। तो हिसाब वही है, वैसा वाला चीज़ है कि ये पैराडॉक्स है कि रेयर होना चाहिए, और लेकिन फिर भी तो इतना बड़ा मतलब डेटा सेट है, इसमें बहुत सारे होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला मतलब इसको समझिए मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर डालने की कोशिश की गई, जिसे ड्रेक इक्वेशन के नाम से आप सुनते होंगे। और ये समझिए रफ मैथमेटिक्स है, ये कोई एकदम एब्सोल्यूट कैलकुलस नहीं है। ये बात एकदम समझ लीजिए, जस्ट एक रफ आइडिया लिया गया है। मतलब एक होता है ना कि आप कुछ सोच रहे हो प्रोबेबिलिटी में, तो उस प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में डाला जा सकता है। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, कैलकुलस नहीं है, मतलब कोई भी टिग्नोमेट्री नहीं है। ये बस है रफ आइडिया, आप समझिए, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हिसाब ये है कि ये जिस बंदे ने बनाया था, इसमें था कि कैलकुलेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ कम्युनिकेटिव एलियन इन मिल्की वे, यानी कि ये मिल्की वे के अंदर का है। अगर आप मिल्की वे के बाहर जाना चाहते हो तो एक और वेरिएबल आ जाएगा, तो ये बात जरूर समझ लीजिए। और यहाँ पे समझिए प्रोबेबिलिटी किस बेसिस पे निकाल रहे हो आपको, मतलब आपको चाहिए एन है कि कितने सारे कम्युनिकेटिव एलियन स्पीशीज होने चाहिए। तो ये एन कैलकुलेट करने के लिए ये जो सारे वेरिएबल लग रहे हैं, ये सब वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ एवरीथिंग। यानी कि अगर आप स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहला वेरिएबल आर वेरिएबल जिसे कहा जा रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन इन मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स पैदा होता है। क्योंकि मैंने बताया शुरू का कुछ बिलियन ईयर्स में कुछ नहीं होने वाला, और अगर स्टार्स ही नहीं है तो आगे का तो बात ही नहीं होता। तो पहले वो हो गया आपका आर वेरिएबल। फिर हो गया उसमें से कितने सारे स्टार्स हैं जिसमें प्लैनेट्स हैं। हर में प्लैनेट नहीं होता, ये बात सही है कि हम लोग एवरेज मान रहे हैं कि काफ़ी में प्लैनेट होगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई
एब्सोल्यूट डेटा नहीं, हम कह रहे हैं स्टार में प्लैनेट होगा तो मतलब होगा ही। बहुत सारे बाइनरी स्टार्स में प्लैनेट ही नहीं हो सकते, बहुत सारा मतलब बहुत सारा हौच पौच है। तो उसके लिए एक अलग फैक्टर है, और ये सब फैक्टर बहुत सारे मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि एक और फैक्टर है जिसमें कि कितने प्लैनेट होंगे, एन ई जो है, कितने प्लैनेट होंगे जिसमें लाइफ हो सकता है। फिर उसमें से कितने होंगे जिसमें मतलब समझिए इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हो, क्योंकि लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ दो अलग अलग चीज़ है। और फिर इंटेलिजेंट लाइफ के बाद उसमें समझिए कि उसके साइंस होंगे, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जो हम लोग देख के ऑब्जर्व कर सकें। और फिर वो कितने समय तक एक्टिव रहते हैं, ये बात भी समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ये बात सही है कि ब्रह्मांड बहुत पुराना है, तो इसमें ये इतना पुराना है कि ये आराम से ऐसा हो सकता है कि मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी में या अपने मिल्की वे में ही बात करें, मिल्की वे के दूसरे कॉर्नर में मतलब कहिए आज से 10,000 साल पहले कोई स्पीशीज हुआ, और वो मतलब सब चीज़ हुआ और फिर अपना सिविल वॉर में बूम हो गए। तो क्या हम लोग को पता चलेगा? नहीं। अगर वो मिल्की वे के दूसरे साइड में, वो 1 लाख साल बाद हम लोग को उसका सिग्नल आएगा। और वो ये आप अस्यूम कर रहे हो कि बस कोई मैजिकल टेलीस्कोप है जो 1 लाख लाइट ईयर की दूरी पे कुछ ढंग से देख सकता है। नहीं देख सकता है ढंग से, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट्स दिखेगा। तो हिसाब वही समझिए कि ये एक रफ आइडिया, बस ये मल्टीप्लाइड बाय ये, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय ये, मल्टीप्लाइड बाय ये, मल्टीप्लाइड बाय ये, ऐसे ऐसे करके एक रफ आइडिया लिया गया। लेकिन इसको समझ लीजिए ये बहुत खराब मैथमेटिक्स है। कारण, और ऐसा नहीं कि मैथ खराब है, बात ये कि ये औजार के तौर पे एज ए टूल, अगर आप इस टूल पे कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत स्लॉपी रिजल्ट देता है। यानी कि अगर आप रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करते हो, आउटपुट आएगा 1 ट्रिलियन स्पीशीज होना चाहिए। आप चेंज कर देते हो कि कितना मतलब लाइफ कितना होने चाहिए वर्सेस कितने इंटेलिजेंट लाइफ होना चाहिए, इसका वेरिएबल चेंज कीजिए, आपको हो सकता है कि मतलब 2-3 गैलेक्सीज में सिर्फ एक स्मार्ट स्पीशीज मिलेगा, या तो कई 100 मिल सकते हैं। तो समझ रहे, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल डाल देने से मैथमेटिक्स बन तो जा रहा है, लेकिन वो बस हवा महल है, क्योंकि हमारे पास ये सब में से किसी का डेटा नहीं है, किसी का भी डेटा नहीं है जिसको हम लोग ढंग से बता सकते हैं। तो ये समझ, इसीलिए ड्रेक इक्वेशन के पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। वो आइडिया एक रफ मैथमेटिक्स के तौर पे अच्छा था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जिसका एक भी वेरिएबल को कंप्लीट कर सकें। स्टार फॉर्मेशन अभी बहुत अर्ली स्टडीज़ है। फिर आपका प्लैनेट स्टडीज़, प्लैनेट हंटर्स 1-2 हमने टेलीस्कोप्स लॉन्च किए हैं, और वो भी बहुत छोटे सेक्टर को, मतलब कितना बड़ा सेक्टर को एक्चुअली एनालाइज किए कि जिससे हम गारंटी कह सकते हैं बहुत छोटा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखते होंगे, प्लैनेट हंटर जितने टेलीस्कोप है सब बड़े प्लैनेट्स खोज सकते हैं। रॉकी प्लैनेट्स 10 गुना ज़्यादा हो हम लोग खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि इक्विपमेंट ही नहीं उतना अच्छा है। तो यही समझिए, ड्रेक इक्वेशन के पीछे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। वो एक बस एक रफ आइडिया एक मैथमेटिशियन ने मतलब समझिए कि ठीक है हम ऐसा ऐसा करके देख सकते हैं। तो इसीलिए इस पे कोई ज़्यादा भाव नहीं देता। कारण यही है कि नंबर इतने बदलते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको 6-7 बिलियन आ जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 आएगा। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अब बात करते हैं दूसरा एक फर्मी पैराडॉक्स का डेटा पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट फिल्टर। ग्रेट फिल्टर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे चीज़ होते हैं जो लाइफ ख़त्म कर देता है। जैसे कि मतलब लाइफ इमर्ज हुआ, ठीक है, तो लाइफ इमर्ज होना उतना आसान नहीं है। जैसे आपका आराम से हो सकता है आप ऐसे प्लेनेट में हो जो प्लेनेट का जो स्टार है वो कुछ साल में बूम होने वाला है। प्लेनेट में लाइफ बनना शुरू हुआ, लेकिन स्टार बोलता है एक काम करते हैं हम बूम हो जाते हैं। क्या होगा आपका? जैसे आप ब्लू स्टार्स, यानी कि जितने अर्ली स्टार्स हैं वो सब ब्लू स्टार्स में गिनाएंगे। ब्लू स्टार्स बहुत छोटा लाइफ स्पैन रहता है। तो मान लीजिए आपका प्लेनेट चालू भी हुआ, उसमें प्लेनेट कूल डाउन हुआ, अर्ली बम्बार्टमेंट पीरियड खत्म हुआ, ये सब करके हुआ और उसमें लाइफ स्टार्ट हुआ, तब तक स्टार बोलता है भाई हमारा एक्सपायरी डेट आ गया, क्या कीजिएगा। तो बहुत सारे चीज़ हो सकता है जो कि ब्रह्मांड के लेवल पे अगर आप देखें तो प्लैनेट्स को साफ कर सकता है। मतलब कि 100 प्लैनेट स्टार्ट हुए, उसमें से 90 को तो यही उड़ा देगा। तो एक फिल्टर हो सकता है, जैसे कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। ये होता है, ये फिजिक्स का चीज़ है, ये हम लोग ऑब्जर्व किए, धरती में भी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुआ है और होते ही रहता है। जनरली बहुत छोटे छोटे होते रहते हैं, इसलिए हम लोग टिके हुए हैं, लेकिन बड़ा भी तो होता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। और आराम से ऐसा हो सकता है कि आपका प्लैनेट एकदम सब बम बम चल रहा था, मतलब समझिए अर्ली रोमन एम्पायर तक के टाइम में आया और एक एस्ट्रॉइड बोलता है पिक का बूम, खत्म हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे को हम लोग फिल्टर कहते हैं। और फिल्टर ये है कि फिल्टर कहीं पे भी लग सकता है, यानी कि मैंने बताया फिल्टर लग रहा है कि आपका लाइफ आने से पहले ही रोक दे रहा है, लेकिन फिर दूसरा जगह भी फिल्टर लग सकता है कि लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ होने में फिल्टर लग सकता है। यानी कि सिंगल सेलुलर लाइफ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर का जंप करना बहुत फजीयत वाला चीज़ है। वो मतलब समझिए अगर लाइफ बनाना आपको उसको 10x मानिएगा तो 10x से 1000x पे आपको कूदना पड़ेगा मल्टी सेलुलर बनाने के लिए। फिर मल्टी सेलुलर से मतलब एक स्पीशीज़ बने, स्पीशीज़ इतना एडवांस हो कि सिविलाइजेशन बने, वो भी बहुत मुश्किल है। फिर सिविलाइजेशन से वो स्पेस कॉलोनाइजेशन बने, फिर समझिए कॉलोनाइजिंग यूनिवर्स तक चल सके, वो बहुत मुश्किल है। तो ये सब बहुत सारे फिल्टर है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि
हम लोग जैसे समझ रहे हैं कि बहुत आसान है, वो बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे कि सिंगल सेल आसान हम लोग मान रहे हैं, लेकिन हो तो सकता है ना कि मल्टी सेलुलर का जंप, कि सिंगुलर सेलुलर लाइफ से मल्टी सेलुलर का जंप बहुत मुश्किल है। सिर्फ मतलब समझिए 1 in a million चांस हो सकता है। तो वो एक फिल्टर बन जाएगा कि लाइफ खूब है लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं है। फिर दूसरा भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस बहुत आसान है, मतलब बहुत सारे स्पीशीज आए, मतलब कई सौ प्लेनेट गए गए जो एकदम सिविलाइजेशन के लेवल पे गए, एकदम एडवांस हो गए, लेकिन लॉन्जिविटी गारंटीड नहीं है, यानी कि बूम हो सकते हैं और खुद से बूम हो सकते हैं। इसमें नील डग्रास टाइसन का एक डायलॉग था जो मुझे काफ़ी पसंद आया कि इंटेलिजेंस इज द वर्स्ट थिंग फॉर सर्वाइवल बिकॉज यू आर मोर लाइकली टू ब्लो योरसेल्फ अप। मतलब कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता तो एटम वेपन्स जैसे सिस्टम्स नहीं होते। हमारे पास अब ऐसे वेपन्स है जो कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही उड़ा सकता है। ऐसा कोई और स्पीशीज नहीं है जो कि भाई हम बूम करेंगे तो पूरा प्लेनेट बूम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत सीरियस बात हो सकता है कि मान लीजिए ठीक है बहुत सारे स्पीशीज हुए, लेकिन वो खुद के लिए ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंस उनका साइड इफेक्ट बना, क्योंकि इंटेलिजेंट थे तो जैसे ना स्कॉर्च अर्थ प्रोटोकॉल पे चले गए, तो सबका सब प्लेनेट खुद से ही बूम हो जा रहा है। तो बहुत सारा चीज़ फिल्टर के तौर पे बिहेव करता है जो आराम से आपके मतलब वेरिएबल्स में हर चीज़ को हटाता रहता है। और इसमें से एक बात हो सकता है कि हम लोग फिल्टर पास कर चुके हैं, क्योंकि मान लीजिए सबसे मुश्किल फिल्टर था सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर होना और धरती उसको पास कर गया, बम बम, यानी आगे वाला सब चीज़ आसान होगा। या उल्टा भी हो सकता है कि अभी तक तो जो हम लोग पास किया, अरे वो तो क्लास 1 2 क्लास 3 4 है, अभी बोर्ड एग्जाम बाकी है। तो वो भी हो सकता है कि आने वाला जो फिल्टर है जिसमें कि हो सकता है कि स्पीशीज जो है वो खुद से ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, या खुद से ही कुछ मतलब इंटरनल सिविल वार इतना सीरियस हो जाए कि स्कॉर्च अर्थ प्रोटोकॉल हो जाए, या मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं डेटा इसके बारे में पता है। तो ये इसी को ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस कहा जाता है कि यानी कि बहुत सारे परत हैं जो उसमें से कुछ परत तो ये फिक्स है कि धरती क्रॉस कर चुका है। जैसे ना सबसे पहला परत होता है ए बायोजेनेसिस, यानी कुछ नहीं से लिविंग आना, चलो वो हो गया, परत क्लियर हो गया। फिर ए बायोजेनेसिस के बाद मल्टी सेलुलर, तो ऐसे हम लोग को पता है कुछ सारे परत पार कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे कितने एग्जाम्स आने हैं वो नहीं पता है। तो इसी को ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस कहा जाता है कि लाइफ बहुत सारा है, बहुत सारा, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में भरा पड़ा है, मतलब आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भरा पड़ा है, लेकिन वो कॉलोनाइजेशन लेवल का, मतलब कि मल्टीपल प्लैनेट को कॉलोनाइज कर सके मल्टीपल स्टार सिस्टम में, उस लेवल तक जाने से पहले बहुत सारे फिल्टर हैं। और जनरली समझिए वो एग्जाम के तौर पे है, उसमें 99% लोग फेल हो रहे हैं या प्लैनेट्स फेल हो रहे हैं। तो इसे ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ज़मीन पे आते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूर समझ लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, मतलब कि चाहे वो जेम्स वेब टेलीस्कोप हो जाए, चाहे वो टेस्ट टेलीस्कोप हो जाए, या दूसरे भी टेलीस्कोप हो जाए, स्पेस मतलब ये प्लैनेट हंटिंग टेलीस्कोप है, ये सब बहुत छोटा है। हम लोग मतलब कितना परसेंटेज मिल्की वेव का बात करो, बाकी चीज़ को हटा दीजिए, मिल्की वेव को लीजिए। मिल्की वेव में कितने स्टार को हम लोगों ने काउंट किया है, उस कितने स्टार्स में से उस अच्छे से स्कैन किया है, वो नंबर बहुत छोटा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटे नंबर को स्कैन किया है, क्योंकि हमारे औजार बहुत छोटे हैं और बहुत लिमिटेड है। यानी कि जेम्स वेब सुनने में बड़ा लगता है, अगर आप समझना चाहते हैं जेम्स वेब कितना छोटा है तो इसको कंपेयर कीजिए जायंट मैजेलन टेलीस्कोप से जो धरती में बनाया जा रहा है। तो समझिए जायंट मैजेलन टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि उसका एक डिस्क है, मतलब एक सेंटर मिरर सेगमेंट है, उसमें छेद दिया ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर छेद के अंदर से आ जाए। वो छेद इतना बड़ा है जिसमें हबल टेलीस्कोप फिट हो जाए, और उसमें 7 सेगमेंट सिस्टम है, उसमें से एक सेगमेंट इसके जितना बड़ा है। तो समझ लिए उस तरह के इक्विपमेंट अगर हम लोग अंतरिक्ष में डाल रहे होते, कई सौ वैसे डाल रहे होते, तब जाके शायद 1000 या 2000 लाइट ईयर की दूरी में हम लोग सब चीज़ अच्छे से स्कैन कर लेते। वैसा तो हो नहीं रहा। जैसे आप केपलर कह लो, केपलर भी देखिए ना, ये तो इंसान है, केपलर बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं था, और बाकी सारे ये तो मतलब बैकअप मिशन के तौर पर किया है। तो हम लोग कितना एरिया को स्कैन कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, और सारे स्कैन्स पे एक लिमिटेशन है कि जैसे हम लोग मतलब धरती को हुई अगर बाहर यही सारे इक्विपमेंट को बाहर कर दें, धरती को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। अभी हमारा डिटेक्शन टेक्नोलॉजी बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, मतलब समझिए कि अभी आप अर्ली मतलब समझिए फ्लॉपी डिस्क के एरा में है कि डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर जाना है हम लोग को अभी। तो ये समझना कि हमारे पास डेटा है वो है कुछ नहीं, मतलब मिल्की वेव के कंपेयर में मिल्की वेव पास मान लीजिए 500 टेराबाइट का डेटा है, तो हम लोग अभी 1-2 मेगाबाइट से ऊपर नहीं उठे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सारे औजार जो हैं वो खिलौना है, सिर्फ ट्रायल रन है। धरती मतलब ये यूनिवर्स का स्केल के सामने वो सब है अरे 2 टेलीस्कोप लॉन्च करने में तुम रो रहे हो भाई, वैसे नहीं काम चलेगा। तो ये बात समझिए कि मैथमेटिकल रियलिटी यही है कि हमारा स्केल सब बहुत छोटा है। और फिर एक मतलब फिजिक्स में एक चीज़ को ऑलमोस्ट अब सर्टन माना जा रहा है कि लाइट स्पीड से आगे नहीं जा सकते, यानी लाइट स्पीड मैक्सिमम है इस ब्रह्मांड का। तो इसका असर ये पड़ता है कि कुछ चीज़ में लिमिटेशन लाइट स्पीड ही डाल देता है। यानी कि मान लीजिए कोई स्पीशीज है, वो बना मतलब धरती जैसा ही कोई प्लैनेट मान लीजिए बन गया, और उन्होंने बहुत अच्छे स्पेसशिप बना ली जो समझिए ऑलमोस्ट 50% लाइट स्पीड पे चल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए उनका किस्मत ऐसा खराब रहा कि वो जिस जगह पे उनका मतलब जो होम स्टार सिस्टम है, वो स्टार सिस्टम से नियरेस्ट प्लैनेट मतलब नियरेस्ट स्टार सेकंड स्टार मान लीजिए उससे हो सकता है 100 लाइट ईयर दूर।
100 लाइट ईयर दूर आप क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे बगल में ही एक मतलब स्टार सिस्टम जिसे अल्फा सेंचुरी कहते हैं, मतलब 4-5 लाइट ईयर्स के अंदर निपटा लेंगे। तो अगर मान ली 50% भी चलते 8 साल में आप पहुंच सकते हो, तो ठीक है, दूर है लेकिन ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी प्लानट पे पैदा हो सकते हो कि जहाँ ले भैया आपके पास सारा टेक्नोलॉजी है, लेकिन नियरेस्ट हॉपिंग पॉइंट इतना दूर है कि आप उसी में फेल हो जा रहे हो कि भैया हम हमारे पास कोई ऐसा जनरेशनशिप नहीं बना सकते जो 100 लाइट ईयर क्रॉस करे, या बहुत किस्मत खराब रहा 1000 लाइट ईयर, क्या कीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ ये समझ ली कि लाइट स्पीड का जो लिमिट है वो रियल है, फिजिकल है, इसे नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसके कारण से बहुत सारा चीज़ जो एक्सपेंशन का थ्योरी है कि ऐसे ऐसे करके एक्सपेंड करेंगे, आराम से ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे साइंटिस्ट लोग हैं ना, मल्टी जनरेशन कॉलोनियनशिप। अरे कैसे बना लोगे कॉलोनियनशिप, मतलब क्योंकि अगर बहुत धीमे चले तो एलिमेंट्स ब्रेक डाउन करने लगे। यानी कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं, मेटल हो, कुछ भी, कार्बन हो, कुछ भी आप लेते हैं, उस सबका हाफ लाइफ है। अगर आप बोलते हो कि 20 मिलियन साल में वो पहुंचेगा, पता चला उस एलिमेंट ही डिग्रेड कर चुका होगा एलिमेंटल लेवल पे, यानी कोई मटेरियल उसको टिक नहीं सकता। तो बहुत सारा चीज़ है जो लाइट स्पीड के कारण एकदम फिक्स हो जाता है कि जैसे मान लीजिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अब भी लाइफ चल रहा हो, हमें नहीं पता चलेगा कितना, 1-2 मिलियन साल बाद पता चलेगा जब उसकी लाइट हमारे तक पहुंचेगी। तो लाइट स्पीड जो है एक सीरियस लिमिटेशन डाल देता है। और इसमें ये समझिए दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास डेटा सेट एक ही का है। यानी मान लीजिए अगर हम लोग को डीएनए को हटा के कोई और डेटा मिलता है, जैसे मान लीजिए यूरोपा में आइस पे रिसर्च की जा रही है, यूरोपा में जाके हम लोग कुछ खोज लेते हैं जो लिविंग होता है, सिंगल सेल ही हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसमें हम लोग को डीएनए के अलावा कोई प्रोटोकॉल मिलता है कि डीएनए था, धरती का वो डेटा मतलब लाइफ कैरियर है, क्या कोई दूसरा लाइफ कैरियर से XYZ कुछ भी आप मान लीजिए, तब हमारे पास 2 डेटा सेट होगा कि लाइफ को कैरी करने का 2 डेटा पॉइंट है। अभी हमारे पास सिर्फ 1 डेटा पॉइंट है। और अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं, साइंस जानते हैं, उसमें कभी 1 डेटा पॉइंट से काम नहीं चलेगा, हमेशा आपको 2-3 जितना ज़्यादा देंगे उतना प्रिसाइज होगा। हमारे पास कुछ नहीं है। तो हकीकत यही है कि फर्मी पैराडॉक्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वैसा चीज़ है जिसके लिए अभी कोई बोल रहा है तो सिर्फ पॉस्टुलेट्स कर रहा है, मतलब गेस के ऊपर गेस मार रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है जो इसको ढंग से वेरीफाई कर सके, टूल्स ही नहीं है। और कई लाख करोड़ टूल्स चाहिए, तो सवाल ही नहीं है। तो क्या हम लोग को पता है? तो यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग हैं, ये बात एकदम सही है कि आप हो, मैं हूँ, हर कोई है, ये बात सॉलिड है, फिक्स है। तो इसका क्या मतलब है? अभी के लिए जिस तरह की हमारी दुनिया है, जिस तरह को हम लोग देख रहे हैं, जितने हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जितने डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, अभी के लिए हम लोग अलोन हैं। यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल कम्युनिकेटेबल वॉल्यूम जो है उसमें हम लोग नोन है, मतलब कि ठीक है भाई, है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन अभी तक जितने हम लोगों ने स्टडी किया उसमें हम ही सिर्फ हैं। वी आर अलोन अभी के लिए, ये बात एकदम क्लियर, अभी के लिए, मतलब अगर आप 2021 2022 में कुछ कर रहे हैं तो अभी के लिए अलोन है। तो इसका असर क्या पड़ता है कि हम लोग अलोन मान के चल रहे हैं मैथमेटिकली, तो उससे असर ये पड़ता है कि हम लोग को एक्सपैंड करना ज़रूरी है, चाहे वो धरती से मार्स पे जाना हो, मार्स को टेराफॉर्म करना हो, मून पे जाना हो, ये सब ज़रूरी है। कारण ये है कि बहुत बार लोग इंसान को बहुत नीची नज़र से देखते हैं कि मतलब इंसान सब तबाह कर देता है। नहीं, मतलब अगर आप कॉस्मोलॉजी को समझते हैं तो कॉस्मोलॉजी में ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं कि इंसान जितना भी बुरा चीज़ किया है वो सब कुछ नहीं है, मतलब 0.0000001% भी डैमेज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे एक सुपर मैसिव वॉल्केनो हटाओ, मतलब धरती का 99.99% स्पीशीज को साफ कर सकता है। मैसिव एस्ट्रॉइड, अरे चलो पूरा प्लेनेट उड़ाते हैं। सुपर मैसिव मतलब सुपरनोवास उड़ा सकता है, गामा रे बर्स्ट पूरा का पूरा एरिया उड़ा सकता है। तो ये सब तो एक रियल चीज़ है जो कॉस्मोलॉजी में होती है, जो होता है, हम लोग दिख रहा है कि ये प्लेनेट था, बूम हो गया, खत्म। तो इंसान कोई अच्छा या बुरा वैसा कोई चीज़ नहीं, इंसान है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक हम हैं कुछ वर्सेस कुछ नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कुछ फैलता है हर जगह, जैसे मान लीजिए हम लोग मार्स पे जाते हैं, मार्स पे ग्रो करते हैं, अब मार्स को पोल्यूट कर देंगे, लाइक मार्स पे तो कुछ है ही नहीं, तो पोल्यूशन से फ़र्क किसको पड़ेगा? फिर सेम मून पे भी होगा, मून को पोल्यूट कर दें, मून को फ़र्क थोड़े पड़ेगा, मून में कुछ नहीं है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए मैथमेटिकली सेफ टू अस्यूम, यानी कि आप अस्यूम करके चल सकते हो। आप ये बात ज़रूर है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन एक होता है ना कि जैसे कहते हैं कि अस्यूम लाइक दिस, मतलब एक होता है, कहावत है जिसे कहते हैं होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो उस तरह से अगर आप चलते हैं तो हमारे पास ये समझिए कि हम ही लोग हैं अभी के लिए, और हमें लंबा टिकना है। यानी कि रेस चालू हो चुकी है, घड़ी घूमना शुरू हो गया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई फिल्टर हो, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स को ही काफ़ी लोग कहते हैं कि ये फिल्टर है, क्योंकि ये बहुत आसान है कि स्पेस प्रोग्राम बनाना, लेकिन ऐसा स्पेस प्रोग्राम बनाना जिसमें आप एक तो पहला प्लैनेट वाइड डिफेंस सिस्टम हो, जिसमें आप एक्चुअली स्कैन कर सके सारे चीज़ को, प्लस मतलब एस्ट्रॉइड आ रहा है उसको देखना, ट्रैक करना, उसको जाके डिफ्लेक्ट करना, ये सब बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग जाके वो छोटा सा डार्ट मिशन किए तो आराम से हो सकता है कि बहुत सारे स्पीसीज आए, सब चीज़ बल्ले बल्ले रहा, एकदम चल गए, वो एस्ट्रॉइड बोलता है टडा बूम,
तो उसी कारण हम लोग को पूरा जोर लगाना है कि मल्टी प्लानिटरी बना। बोले मल्टी प्लानिटरी क्यों? क्योंकि बात है कि एक प्लेनेट पे कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक गामा रेस बस्ट ही आ गया सही से, पूरा का प्लेनेट उड़ा डालेगा, क्या कर लीजिएगा? तो वही है कि अगर मान लीजिए हम लोग मल्टी प्लानिट बन जाते हैं और मल्टी स्टार सिस्टम बन जाते हैं, जैसे अल्फा सेंचुरी में जाके भी कुछ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो कोई भी एक इवेंट हमें नहीं उड़ा पाएगा। और धरती मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जितना हमने ऑब्जर्व किया है, कुछ रहेगा वर्सेस जीरो। सो लाइफ सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएगा और धरती का जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्स को वो सक्सेसफुल होगा। तो ये नोन चीज़ है। तो ये बात ज़रूर समझिए, इसीलिए लोग स्पेस में मेहनत करते हैं। और स्पेस के पीछे हम लोग को भागना, स्पेस के पीछे मतलब पुश करना फिलोसफिकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देयर मस्ट बी समथिंग रादर देन नथिंग। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फर्मी पैराडॉक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।